दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप NCERT हिंदी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ को पढ़ने का एक अलग तरीका, एक अलग अनुभव, एक अलग एहसास के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक करें, उनको शेयर करें। विशेष रूप से जो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं वो इस चैनल में बताए गए तरीक़ों से बहुत लाभ उठा सकते हैं और पढ़ाने के तरीक़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने पढ़ाने के तरीक़ों को रुचिकर बना सकते हैं, जिससे बच्चे अधिक सक्षम होकर के अधिक रुचि के साथ में हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी को समझते हैं। देखिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं NCERT हिंदी वसंत भाग 2 का जो पाठ है, पाठ नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ का पहला भाग इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसको आप देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें हमने पाठ का विस्तृत वर्णन किया है, पाठ के बारे में विस्तृत चर्चा की है, हर बिंदु को विस्तृत रूप से समझाया है। आज जो हम ये दूसरा भाग है इस पाठ का, इसमें हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं इस पाठ से संबंधित उत्तरों के बारे में, यानी प्रश्नों के जो उत्तर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ, इस चैनल पर हम रटने की बात नहीं करते, हम समझने की बात करते हैं। इसलिए बच्चों, जो भी पाठ यहाँ पर आपको मिलता है उसका उत्तर अंतिम नहीं होता है। आप इन उत्तरों को लिखें, लेकिन आप चाहें तो अपने बिंदु भी इसमें ज़रूर समाहित करें। जब तक आप अपने बिंदु नहीं डालेंगे, अपने विचार नहीं लिखेंगे उसके साथ में मिला करके, तो जो शिक्षण है वो संपूर्ण नहीं होता। रट्टा मारने से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार बार अपने चैनल पर बोलता हूँ, ये चैनल ऐसे बच्चों के लिए है जो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को समझना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति के अमूल्य और अनमोल खजाने को जानना चाहते हैं, जो ज्ञान का खजाना है। क्योंकि आपको पता है, हमारा देश विश्व गुरु रहा है और अभी भी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो हमारे पास ज्ञान का अनमोल ख़जाना होता है और मैं आशा करता हूं जितने भी हिंदी शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, देश भर में हिंदी को पढ़ाने का एक अलग तरीका अपनाएं, जिसमें हिंदी में हम जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें विभिन्न कहानियों का, वेदों का, शास्त्रों का संदर्भ अवश्य दें, जिससे जो हमारे छात्र हैं वो भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और हिंदी के महत्व को, अपनी भाषा के महत्व को, अपनी मातृभाषा के महत्व को, अपनी राष्ट्रभाषा के महत्व को समझ सकें और उनके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो। सभी शिक्षक हिंदी नहीं, एक भारतीय संस्कृति के रूप में पढ़ाएं। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने महसूस किया। जो बच्चे हैं बहुत रुचि के साथ में पढ़ते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जब आप सिर्फ हिंदी को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वसंत तक ही सीमित कर देते हैं या NCERT के पाठों तक ही सीमित कर देते हैं, तो वो तो हर कहीं मिल जाता है। सवाल क्या है कि एक पढ़ाने वाले शिक्षक ने उसमें अपनी तरफ से क्या डाला और एक बच्चे ने जब उसका उत्तर लिखा तो उसका अपना उसमें क्या ऐड हुआ। जो आप जोड़ते हैं, यही एक मुख्य बात है, जो यही आपकी लर्निंग को, यही आपकी जो सीखने को एक अलग रूप से हमारे सामने रखता है और एक अलग इमेज समाज में आपकी बनती है। तो इस पाठ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रक्त के महत्व के बारे में बताया गया है कि रक्त का हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में क्या महत्व है, रक्त की संरचना क्या है, रक्त का स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। और हमने बात की थी कि रक्त की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो रक्तदान होता है, जो ब्लड बैंक होते हैं, उनकी हमने बात की कि ब्लड बैंक की ज़रूरत क्यों होती है, यानी जो रक्त दान करने के बाद जहाँ पर हम रक्त को सुरक्षित रखते हैं उसकी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हमने बात की थी कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, आप उसको विस्तार से देखिए और समझिए। और आज हम जो बात करेंगे, सीधे सीधे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है इस पाठ का, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार हमें चोट लग जाती है, कट जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो खून जो है बहना शुरू हो जाता है। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बीच बीच में बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जो कि आप उर्दू से लिए जाते हैं।
तो उन शब्दों का जो उच्चारण है वो भी इस चैनल पर आप सीखेंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे शब्दों का उच्चारण बच्चे बहुत गलत करते हैं, सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो अशुद्ध उच्चारण होता है उसका आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पर शब्द आता है खून, तो ये खून नहीं होता है, होता खून। और इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऐसे बहुत से शब्द आएंगे। विशेष रूप से जो बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, चाहे वो गज़ल गाते हैं या शेर व शायरी करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि इन जो उर्दू के शब्द हैं, इसको हम लफ्ज़ बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं, इनको सही तरीके से उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको वो कर पाएँ, यानी उसका उच्चारण कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको समझाया जाए। तो एक अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसका आप इंतज़ार कीजिए। ऐसे बहुत से उसमें शब्द होंगे जिससे एक शिक्षक, विद्यार्थी और ऐसे बच्चे जो अपने मंच पर यानी शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं और मंच पर गज़ल वगैरह पेश करते हैं। कई बार आप प्रोग्राम पेश करने के दौरान आपको एक इंट्रो देना होता है, या अपने विद्यालय में आप मंच पर कुछ बोलते हैं तो वहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं। तो जब आपको शब्दों की सही जानकारी होगी कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का सही उच्चारण क्या है, तो आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत असरदार होता है और आपके दिल की आवाज़ जो आप कहना चाहते हैं वो दूर तक जाती है। यानी हर व्यक्ति हर आपकी बात को समझने में सक्षम बन जाता है। तो देखिए, इसमें आता है रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो कई बार बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, खून बहता रहता है। छोटा मोटा होता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर में वो बंद हो जाता है, आप दबा देते हैं या उस पर हल्का सा कुछ दवाई वाई लगा देते हैं, बीटाडीन वगैरह, वो सही हो जाता है। लेकिन कई बार ज़्यादा गहरा घाव हो जाता है, उसके लिए कहा गया है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को उत्तर इसका रोकने के लिए घाव पर, यानी जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर कसकर दबाकर, मतलब कपड़ा ये बांध देना चाहिए। और ये कपड़ा साफ़ होना चाहिए। साफ़ इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर गंदा कपड़ा होगा तो जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है, जो घाव है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और बीमारी बढ़ सकती है। इसलिए कपड़ा साफ़ होना चाहिए। यदि घाव गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कपड़ा बांध देंगे जिससे कि वो खून ज़्यादा बाहर ना बहे, और कसकर बांधना चाहिए ताकि जो स्किन है वो दूर कट के अलग अलग हो गई है वो चिपक जाए और उससे खून बहना बंद हो जाए। और साथ ही तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर उनका इलाज कर सकें। तो बहुत आसान इसका उत्तर था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। देखिए, सभी बच्चे एक बात का ध्यान दें जो भी मुझे सुन रहे हैं। पूरे देश में आपको पता है, पूरे विश्व में ही लॉकडाउन की स्थिति बनी है। कोरोना की वजह से सब स्थितियां ख़राब हो रही हैं और शिक्षा का एकमात्र माध्यम बचा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। यानी हम ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस दौरान जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और अच्छी तरह से सीख रहे हैं। सीखने के नए नए विकल्प हमारे सामने आए हैं और इस दौरान जो शिक्षक दिन रात एक करके स्लाइड्स बनाते हैं और बच्चों के साथ में उनको पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस समय जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमें शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो शिक्षक या शिक्षिका यानी कि जो हमें देते हैं, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कोई वो ज्ञान जो है वो अनमोल है बच्चों, तो हमें ध्यान रखना होगा इस बात का। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो ज़्यादातर ऑनलाइन होने के कारण जो आजकल शिक्षा चल रही है, परीक्षाएं भी ऑनलाइन होने की स्थिति में है क्योंकि ऑफलाइन तो हो नहीं सकता। तो बच्चों, इस दौरान जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो आप गहराई से जब एक एक पाठ को सुनते हैं तो आपके पास में सभी सवालों के जवाब आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं और आप उत्तर आसानी से टिक कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक एक पार्ट को जो मैंने इस पे डिस्कस किए हैं, चर्चा की है, आप उसको पढ़िए। चाहे आप छठी के विद्यार्थी हो, 7वीं के हो, 8वीं के हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो, यानी विकल्प एक ही बचा है, वो है आपका ज़्यादातर MCQ के माध्यम से, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से ही परीक्षाएँ होने की स्थिति है। तो इसलिए इस दौरान इस चैनल का महत्व अधिक बढ़ जाता है क्योंकि हम विस्तार से चर्चा करते हैं, हर बिंदु पर चर्चा करते हैं, हर वाक्य पर चर्चा करते हैं, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत सहयोग मिल सकता है और पक्का मिलेगा। देखिए, अब भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या है इसमें। भानुमति का पिटारा, एक भानुमति जो एक जादूगरनी थी,
ये माना जाता है। उसके पास में एक बहुत बड़ा सा एक डब्बा रहता था और वो जादू मंत्र करके मंत्र पढ़ के उसमें से तरह तरह की चीज़ें निकालती रहती थी। यानी कि डब्बा तो एक छोटा सा था लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालती रहती थी जो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब प्रश्न क्या था कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा का अर्थ है कि जिस तरह एक पिटारे में तरह तरह की वस्तुएं होती, जैसे वो जादूगरनी निकालती थी, उसी प्रकार खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से अगर हम खून की एक बूंद को जांचें, देखें स्लाइड पे रख के, तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण यानी RBC, श्वेत रक्त कण WBC और साथ में बिंबाणु यानी कि उसमें प्लेटलेट्स वगैरह मिलेंगे, और जो कि प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो लाल द्रव्य होता है, रेड लिक्विड होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं, इसमें तैरते रहते हैं। यानी प्लाज्मा में क्या क्या तैरता रहता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और बिंबाणु, ये उसमें तैरते रहते हैं। लेकिन आप ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ खून की एक बूंद दिखती है लाल लाल और कुछ नहीं। जब गहराई से उसका निरीक्षण करते हैं माइक्रोस्कोप से, तब लगता है कि इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। इसमें लाल रक्त कण भी है, श्वेत रक्त कण भी है, बिंबाणु भी है जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, और साथ में ये सब किस में तैर रहे हैं, प्लाज्मा में। यानी कि चार चीज़ें आपको एक साथ उसमें दिखती हैं, लेकिन इसके लिए माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है, उसी से आपको ये सब दिखेगा। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आपको कि भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। यानी देखने में छोटा लेकिन उसमें चीज़ें बहुत सारी हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। सेवन का मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। पौष्टिक का मतलब है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। तो वो हमारे शरीर की जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ों की वो पूर्ति करने में सक्षम हो, ऐसे खान पान का सेवन करना चाहिए, इनको खाना चाहिए। अब उदाहरण भी दिया है, जैसे हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फल, दूध, अंडा, मांस यानी मीट वगैरह जिसको नॉनवेज बोलते हैं, प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व, प्रोटीन तो आपको पता है, लौह तत्व मतलब आयरन और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं, खून को बनाने में सहायक होते हैं, रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। जिसके सेवन से, यानी सेवन जब भी वर्ड आएगा हिंदी में, सेवन का इंग्लिश वाला सेवन नहीं है, यहाँ पर जब सेवन आता है इसका अर्थ होता है इस्तेमाल करना। इसके इस्तेमाल से एनीमिया को रोका जा सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, ये ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है ना, सिर्फ इसको इस रूप में मत पढ़िए कि आपको मार्क्स लेने हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हम अपना करके अपने जीवन को जो है हेल्दी बना सकते हैं, स्वास्थ्य बना सकते हैं खुद को, और अपने हेल्थ की, स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। साथ में ऐसे जो लोग हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी बता सकते हैं कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। जो अच्छी बातें हैं वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो अपने जीवन में भी लागू करने का प्रयास आपको करना चाहिए। यदि कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको भी आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। हमारे पेट में कीड़े दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा प्रवेश करते हैं। जो पोल्यूटेड वाटर होता है और जो गंदा खाना होता है, जो किसी वजह से गंदे हाथों से छुआ गया हो या उसमें वायरस हो, जर्म्स हो, किसी भी तरीके से वो खाना दूषित हो गया हो, यदि वो हम गलती से खा लेते हैं, ऐसा पानी पी लेते हैं, तो वो जो कीड़े होते हैं हमारे पेट में खाने और पानी के जरिए प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमें प्रॉब्लम हो जाती, समस्या हो जाती है। अब इनसे बचने के लिए स्वच्छ खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। यानी बचने के लिए हमें साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, और भोजन करने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। आपको पता है आजकल हम ज़्यादा हाथ धो रहे हैं, ज़रूरी है ये, पहले भी हमें इस आदत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए। यानी कि हमें चप्पल वगैरह पहन के ही जाना चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के सहारे, स्किन के सहारे रास्ते से शरीर में प्रवेश करके आंतों में पहुंच जाते हैं, हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। अतः इसलिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि शौचालय का यानी टॉयलेट का प्रयोग किया जाए और नंगे पाँव नहीं घूमें। यानी नंगे पाँव नहीं घूमना है। और आपने देखा होगा कई लोग खुले में वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि वो लोग खुले में शौच का इस्तेमाल ना करें। आपको ऐसे लोगों को कहना चाहिए, और यदि खुद भी ऐसा अगर कोई करता है तो उसको इसके लिए टॉयलेट का यानी शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे स्वच्छता अभियान में भी ऐसा बोला गया है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है क्योंकि ये कण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्यों? अब प्रश्न क्या है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? यानी सफ़ेद कण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं WBC। सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है क्योंकि ये कण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब कीटाणुओं का शरीर पर हमला होता है तो ये कण उन्हें शरीर में घुसने नहीं देते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं तथा रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप एक महल के राजा हैं और उस महल पे दुश्मन हमला करता है, तो उस महल के दरवाज़े पर सिपाही खड़े हुए हैं, दुश्मनों को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि ये जो दुश्मन अगर अंदर घुस गया तो महल पर कब्ज़ा कर लेगा और महल उनके कब्ज़े में चला जाएगा, फिर वो वही करेंगे दुश्मन जो वो चाहेंगे और महल का राजा जो है वो उनका ग़ुलाम बन जाएगा। तो यहाँ पर वही एक आधार को बना करके समझते हैं कि जो बीमारी के कीटाणु हैं, वायरस वगैरह, वो हमारे शरीर पर लगातार हमला करते हैं और शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं। आप अभी तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो लगातार हमारे हाथों के ज़रिए, खाने के ज़रिए, अलग अलग तरीके से वो हमारे शरीर में घुसने का प्रयास करते रहते हैं। जो हमारी WBC है यानी सफ़ेद रक्त कण है, वो लगातार इनसे लड़ते रहते हैं। हालांकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, हाँ, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये लगातार उनसे लड़ते रहते हैं, इनका काम यही होता है और हमारी रक्षा करते रहते हैं। इस दौरान जो कीटाणु हैं, जो शरीर को रोगी बनाने वाले कीटाणु हैं, यानी कि जिसको आप समझते हैं दुश्मन जो शरीर के हैं, उनको घुसने नहीं देते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के अंदर जो WBC है यानी सफ़ेद रक्त कण हैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में है, यानी सफिशिएंट उनकी काउंटिंग है, बहुत अच्छी मात्रा में उसके शरीर में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। यदि कम हो जाएंगे तो फिर यही समस्या है कि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और आसानी से कोई भी बीमारी उसको हो जाती है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को जल्दी बीमारी हो जाती है, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है ऐसी स्थितियों के बाद भी। तो ये इम्यूनिटी जो सिस्टम है, उस व्यक्ति के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो WBC के कारण ही हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए इनको वीर सिपाही कहा गया। अब देखिए, मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ ताकि आपके अंदर कोई शंका ना रहे, रट्टा ना मारे, बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझ लें। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है? यानी अगर कोई ब्लड बैंक में अपना खून दान करता है, रक्तदान करता है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्यों हम ऐसा करते हैं? ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो आपातकालीन स्थिति में, अंग्रेज़ी में बोलते हैं इसको इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ जो पहले से रक्तदान है वही काम आता है। अब देखिए, हर ब्लड ग्रुप का, रक्त समूह का जो रक्त है लोग दान करते हैं और उस पर लेबल वगैरह लगा के ब्लड बैंक में सुरक्षित रख दिया जाता है। अब किसी को ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से वो ले लेता है। अब सपोज़ कीजिए रक्तदान ना करे कोई, या रक्त बैंक ना हो, ब्लड बैंक ना हो, तो होगा क्या? अब किसी को किसी ब्लड ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत पड़े कि पर्टिकुलर कि मुझे इस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, अब वो उस समय ना मिल पाए, अब कहाँ ढूंढते रहेंगे इस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति? तो जो व्यक्ति जिसको खून की ज़रूरत है उसकी तो जान आफत में है, वो तो मृत्यु के कगार पे पहुंच जाएगा, उस समय उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, उसको तुरंत खून की ज़रूरत है। तो उस समय तो हम नहीं ढूंढ सकते, कहाँ मिलेगा ऐसा व्यक्ति? इसलिए पहले से इंतज़ाम करके रखा जाता है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो फटाफट वो वहाँ पे संपर्क करे रक्तदान के लिए ब्लड बैंक में, और वहाँ से जो भी ब्लड ग्रुप का वो रक्त मांगता है वो वहाँ से उनको मिल जाए। पहले से ही वो वहाँ पर व्यवस्था करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में किसी को समस्या ना हो। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी वजह से किसी को अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत संपर्क कर लेता है ब्लड बैंक से और वहाँ पे उनको अपनी ज़रूरत का रक्त मिल जाता है। ये है रक्तदान
करने से जो लाभ होता है या ब्लड बैंक से जो हमें लाभ होता है, ये प्रश्न का उत्तर आ गया है। एक होता है बच्चों कि आपने सीधा सीधा प्रश्न रट्टा मारा, उसका उत्तर बस काम खत्म, लेकिन आप जब समझ लेते हैं ना तो होगा ये आपको फ़ायदा। आप जब परीक्षा में आपके सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप डरते नहीं हैं, आप अपने आप भी उत्तर बना के लिख देते हैं। ये होता है समझने का फ़ायदा। रटने से क्या होता है कि एक भी आप उसमें से शब्द भूल जाते हैं, पूरा का पूरा उत्तर आपके दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि ये पूरा याद आपको तभी होगा जब अच्छी तरीके से आप उसको समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन भी कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको रटा नहीं है, आपने उसको समझा है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? वो है लाल कण, जो हमारे RBC हैं, लाल रक्त कण हैं, वो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचा देते हैं। अगला है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती, किस मिनरल की ज़रूरत पड़ती है? वो है लोहा, यानी कि आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है बिम्बाणु, इंग्लिश में इसको प्लेटलेट बोलते हैं, कि कमी किस बीमारी में पाई जाती है? वो है डेंगू, और कई बार इसको हम डेंगू भी बोलते हैं, डेंगू भी बोलते हैं। अब ये डेंगू में बोला जाता है कि जब मच्छर काटता है तो उस व्यक्ति के शरीर में जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, प्लेटलेट काउंट्स जो हैं एक फिक्स्ड होता है, एक नॉर्मल उसका रेट होता है कि इतना शरीर में होना ज़रूरी है। यदि उससे नीचे चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं, तब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसको नॉर्मल करने के लिए उसके प्लेटलेट काउंट्स को उसका इलाज करते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो ये देखिए, ये डेंगू की बीमारी में होता है, मच्छर काटने से तब ये प्लेटलेट कम हो जाते हैं। उसके बाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। जो पाठ अभी इसमें नहीं आ सके हैं वो भी इसमें आएंगे। चिड़िया की बच्ची, कठपुतली, ये सभी पाठ यहाँ पर पोस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा रहीम के दोहे, दादी माँ, ये सभी पाठ इस चैनल पर उपलब्ध हैं और बहुत विस्तार के साथ में उपलब्ध हैं। और याद रखिए, इनको पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं खुद शिक्षक होने के नाते सिर्फ गाइडों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल जो मुझे याद होता है, जो मेरा अनुभव होता है, उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। जो मेरा 12 वर्ष का जो अनुभव है, 12 से 13 वर्ष का, वो आपके साथ बांट रहा हूँ। तो आप उन सभी पाठों को देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आइए। और पाठ को, सबसे ज़रूरी बात है, समझ करके कुछ सीखिए और अपने जीवन में उसको लागू करने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार जब मिलते हैं तो एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और जो बच्चे वास्तव में रट्टा नहीं मारते हैं, समझना चाहते हैं और टॉप 5 में या टॉप 10 में मेहनत करके आना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो शिक्षक एकदम नए तरीके से हिंदी को पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, नए तरीक़ों को जानना चाहते हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके लिए इस चैनल पर बहुत नई नई बातें, नए नए तरीक़ों सुनने और समझने को मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।